नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और 11th क्लास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी इन नोट्स को समझ सकते हैं लॉकडाउन में अपने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, समझने के लिए, वट चैप्टर 6 पर अब हम पहुंच गए हैं, द थ्री ऑर्डर्स। पार्ट 1 ये चैप्टर अभी हमने शुरू किया है। पार्ट्स में हम डिवाइड कर करके चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। पीपीटी नोट्स के थ्रू हम पढ़ रहे हैं जो मैंने इंग्लिश में बनाए हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में की है। पीडीएफ डाउनलोड हर एक चैप्टर का लास्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल कराती हूँ। जिनको नोट्स चाहिए ये पीपीटी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने 3 ऑर्डर्स को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है या फिर कोई क्वेरीज होती हैं, कुछ पूछना है, कुछ भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ मेरी वीडियोस को, चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर काउंट्स बढ़ा दीजिए। 3 ऑर्डर्स हम शुरू करते हैं। तो the three orders of the European society between the 9th and 16th centuries were Christian priests, land owning nobles and peasants. अब ये जो 3 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये 3 ऑर्डर हैं क्या? ठीक है, ये समझते हैं। यहाँ पर 3 ऑर्डर से मतलब है कि जैसे इंडियन सोसाइटी में, हिंदुइज्म में पहले होता था 4 वर्ण थे। ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, फिर शूद्र है। मतलब क्लास का जो डिवीजन होता है, सेम ऐसे फ्रेंच या यूरोपियन सोसाइटी में, मिडिवियल फ्रेंच यूरोपियन सोसाइटीज में जो सोसाइटी का डिवीजन था, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे जो होता था, वो ये 3 डिविजन्स थे सोसाइटी के। उन 3 डिविजन्स को ये 3 ऑर्डर्स का नाम दिया है, जिसमें से सबसे ऊपर होते थे प्रीस्ट, पुजारी लोग जो होते थे, फादर्स वगैरह। लैंड ऑनिंग नॉबल्स, जो बड़े जमींदार होते थे, जिनके पास जमीन, पूरी जो राज्य की जमीन होती थी, राजा उनको कुछ नॉबल्स को सेलेक्ट करके उन जमीनों को बांट दिया करता था, लाइक डिस्ट्रिक्ट और सम ग्रुप्स ऑफ विलेजेस ऐसे बना के। ठीक है, और सबसे नीचे होते थे पीजेंट्स। ये मजदूर वर्ग होते थे जो मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, या फिर उनमें से कुछ गुलाम होते थे, अनफ्री पीजेंट्स होते थे। ठीक है, the changing relationships between these three groups was an important factor in shaping European society for several centuries. अब इनके बीच में, इन तीनों ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशनशिप चेंज हुई थी 9th से 16th सेंचुरी की, वो यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत ही जो बाद में रेवोल्यूशन वगैरह आए थे, वो इन चेंजिंग रिलेशनशिप्स की वजह से ही आए थे। आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, वो इन तीनों ग्रुप के बीच में जो आपसी रिलेशनशिप थी उनके चेंज होने की वजह से आए थे। तो ये जो 3 ऑर्डर बने थे, कैसे बने थे और कैसे धीरे धीरे किन रीजन से ये चेंज हुई थी, इनके बीच में आपसी जो तालमेल था और क्या उनके कारण रहे थे, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने का जो सोर्सेज हैं, जैसे हर एक चैप्टर में होता है, तो इनके हमारे सोर्सेज क्या हैं इसकी हिस्ट्री के? देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स ऑफ लैंड ऑनरशिप प्राइजेस एंड लीगल केसेस। अब ये सारा लैंड का ही चक्कर है। लॉर्ड्स होते थे, ये नॉबल्स होते थे, इनके हाथ में लैंड होती थी, राजा उनको लैंड देता था। तो जो कागजी कार्रवाई होती थी, डॉक्यूमेंट्स होते थे और लैंड ऑनरशिप की जो डिटेल्स होती थी, उनसे ये सब पता चलता है। उनके प्राइजेस क्या थे, केसेस वगैरह जो थे। चर्च हैड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, मैरिजेस एंड डेथ। जो चर्च का काम होता था बर्थ, डेथ और बर्थ के और मैरिजेस के सारे रिकॉर्ड रखना, तो उससे उनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर पता चलता है कि कौन सी क्लास के लोग कितने ज्यादा थे और उनके आपस में उनकी पॉपुलेशन क्या थी और कैसे उनकी शादियां होती थी, आप वो सब चर्चेस से पता चलता है। द इंस्क्रिप्शन इन चर्चेस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स एसोसिएशंस एंड सॉन्ग्स एंड स्टोरीज गिव अ सेंस ऑफ फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। जो चर्च की इंस्क्रिप्शंस हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो बाद में 14th सेंचुरी के आसपास, 13 के आसपास जब ट्रेडिंग वगैरह शुरू हुई थी, उसकी इंफॉर्मेशन चर्च देते हैं। और जो मॉन्क्स थे, वैसी कहानियां और पोएम्स वगैरह लिखते थे, बनाते थे उनकी फेस्टिवल और कम्युनिटी एक्टिविटीज को लेकर। तो उनसे उनके बारे में पता चलता है कि वो क्या फेस्टिवल्स बनाते थे, उनकी कम्युनिटी में क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, कल्चर कैसा था
था उनका। ऑल दिस कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। ये सारी उनकी इकोनॉमिक इवन पॉलिटिकल भी और सोशल लाइफ को समझने के लिए काफ़ी होता है। सेकेंड एक सोर्स है मार्क ब्लॉक एंड हिज आइडियाज अबाउट यूरोपियन फ्यूडलिज्म। इन्होंने एक बुक लिखी थी मार्क ब्लॉक ने, फ्यूडल सोसाइटी टॉक्स अबाउट यूरोपियन सोसाइटी बिटवीन 900 एंड 1300 एडी। ये जो फ्यूडल सोसाइटी इन्होंने बुक लिखी थी, ये यूरोपियन सोसाइटी के बारे में लिखी है जो 1900 से 1300 एडी के बीच का वहां का जो सोसाइटी था उनके बारे में। और इनका मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल फैक्ट्स नहीं इंक्लूड करती है, कि हिस्ट्री में कौन राजा था, किसने कितनी लैंड को कॉन्क्वेयर किया, आपस में किसने किसको हराया, और ये सब सिर्फ हिस्ट्री इन चीजों को लेकर ही नहीं बनी है। हिस्ट्री उन चीजों को भी इंक्लूड करती है जो इन राजाओं को उभरने के लिए देती है कारण, जैसे कि उनकी आसपास की ज्योग्राफी, उनकी सोसाइटी, और जो वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन होता है। तो पॉलिटिक्स सिर्फ किंग के आसपास नहीं होती है, वो जो सोसाइटी जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे नोबल्स हैं, चर्चेज हैं और पोप्स वगैरह हैं, वो उनको भी इंक्लूड करती है। ठीक है, तो इसमें सोशल कंडीशंस भी आती है, इकोनॉमिक भी आती हैं, पॉलिटिकल भी आती है हिस्ट्री में, और इवन ज्योग्राफी भी आती है। जैसे इसमें हम आगे देखने वाले हैं कि जैसे ज्योग्राफी थोड़ी सी चेंज हुई यूरोप की, तो कैसे फ्यूडलिज्म को उन्होंने अफेक्ट किया था ज्योग्राफी चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो हिस्ट्री में फ्रांस का नाम हम जब पढ़ते हैं तो ये फ्रांस शुरू से ही फ्रांस नहीं था। वो कैसे बना, कोई भी राज्य, कोई भी कंट्री बनती है तो उसका हिस्ट्री शुरुआत से कहाँ से शुरू होता है फ्रांस का। देयर वाज द प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर नेम गॉल। अब 11th का ही एक चैप्टर है रोमन एम्पायर। उसमें था कि जो रोमन एम्पायर था उसकी काफी सारे प्रोविंस थे, उनमें से एक ये था गॉल, ये जो प्रोविंस था, विच हैड एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स। इसकी देखिए समुद्र के साथ कितनी सारी कोस्ट लाइन थी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन थी। और ये जो एरिया था इसमें माउंटेन रेंजेस भी हैं, लॉन्ग रिवर्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, लार्ज प्लेन एरिया भी है जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा था। ये जो रोमन एम्पायर का प्रोविंस गॉल था, इसको नाम दिया गया फ्रांस। किन्होंने दिया था? एक जर्मेनिक ट्राइब जो फ्रेंक्स थे ट्राइब, उन्होंने अपने नाम से इस गॉल का बाद में नाम चेंज करके फ्रांस रखा था। बाय द 6th सेंचुरी दिस रीजन वाज अ किंगडम। 6th सेंचुरी तक आते आते ये जो पूरा रीजन था, अब जानते हैं कि 400 एडी और 500 एडी तक आते आते पूरा जो ईस्टर्न जो एम्पायर था रोमन एम्पायर, वो तो बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से जाना गया, और जो वेस्टर्न था वो सारा कॉलेप्स हो गया था। और काफी सारे जो इन्वेजन्स हुए थे, खासकर जो जर्मेनिक ट्राइब्स ने इन्वेजन किए थे और बाकी भी बहुत सारे इन्वेजन थे, उन्होंने ये जो प्रोविंस थी इनको डिवाइड कर दिया था और अपने अपने अलग से राजा इनके बन गए थे और पूरा रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, मतलब वेस्ट वाला। ठीक है, तो 6th सेंचुरी तक आते आते ये वाला भी जो रीजन था वो क्रिश्चियन फ्रैंकिश जो लोग थे इनके रूल के अंदर आ गया था। और उस वक्त जो एक एम्परर थे शार्लमेंग, यहाँ के जो राजा थे, उनको टाइटल दिया था पोप ने होली रोमन एम्परर का बाय 800 एडी में। ठीक है, अभी होली रोमन एम्परर जो था, होली रोमन एम्पायर, वो रोमन एम्पायर नहीं था। खैर उसकी कहानी अलग है। जो ये सारी की सारी जिन्होंने इन्वेजन हुए थे वेस्टर्न रोम में, उन्होंने रोमन एम्पायर को खत्म करके वेस्टर्न साइड का जो रोमन एम्पायर था और बहुत सारे अलग अलग अपने अपने राज्य बना लिए थे, अपने अपने किंगडम बना लिए थे। लेकिन अपनी हिस्ट्री वो अभी भी भूले नहीं थे कि ये पूरा जो एरिया था ये सारा रोमन एम्पायर था। तो अपना अलग अलग एरिया स्टैब्लिश करने के बावजूद भी जो पॉप था वो जो भी इस पूरे के पूरे एरिया में एक मजबूत राजा होता था उसको होली रोमन एम्परर की उपाधि दिया करता था। ठीक है, जो कल्चरली इस पूरे ये पॉलिटिकली तो सब अलग अलग हुए थे, लेकिन कल्चरली ये जो एम्परर था होली रोमन एम्परर, ये सबको एकजुट रखता था एक तरीके से। ठीक है, तो वो जो ये टाइटल था वो फ्रेंच के एक रूलर शार्लमेन को दिया गया था 800 एडी में। ठीक है, और ये बहुत ही मजबूत उपाधि होती है, जो सबसे ताकतवर होता है इस तरीके से होती है ये। कंडीशन ऑफ यूरोप ऑन द ईव ऑफ राइजिंग फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म या फिर ये 3 ऑर्डर्स ये जब धीरे धीरे बनने हुए शुरू हुए, तब उस वक्त यूरोप में क्या चल रहा था। यूरोप का ये जो टाइम पीरियड था उस वक्त देयर वाज सम पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल चेंजेस दैट ऑकर्ड इन यूरोप बिटवीन द 9th एंड 16th सेंचुरीज। अब ये 9th से 800 एडी तक आते आते फ्रांस बन गया था, तो उस 9th से 16 तक भी बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हुए थे, यूरोप में चल रहे थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, सेवरल जर्मनिक ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप
कैप्चर्ड एरिया ऑफ इटली, स्पेन एंड फ्रांस। रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और जर्मनिक ग्रुप्स जो थे उनमें अलग जो ट्राइब्स थी उन्होंने वहां से निकल के इन्वेड किया और इटली, स्पेन और फ्रांस के अलग अलग एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पावर देयर वर रेगुलर मिलिटरी क्लैशेस इन ऑर्डर टू गैदर रिसोर्सेज टू कंटिन्यू होल्ड ऑन ओन लैंड। अब ये जो ट्राइब थी एक सिंगल, पहले तो पूरा रोमन एम्पायर था तो सिंगल पॉलिटिकल पावर थी, लेकिन अब वो रही नहीं थी, सब कुछ टूट चुका था। तो क्या हो गया था कि आपस में उनकी मिलिट्री क्लैशेस होती ही रहती थी इस टाइम पीरियड पे। ज्यादा से ज्यादा जो ट्राइब अपना एरिया कब्जा करके अपनी लैंड को और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि जितनी ज्यादा लैंड होगी उतनी ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उनके पास। लैंड एक रिसोर्स की तरह से ही होती है एक एम्पायर के लिए। तो ये जो ईस्टर्न जो रोमन एम्पायर था वो तो बैजेंटीन एम्पायर के नाम से हो गया और ये बहुत लंबे समय तक टिका रहा था, लेकिन ये जो वेस्टर्न था ये खत्म हो गया था 500 AD तक रोमन एम्पायर। और यहाँ पर देखिए फ्रेंक्स कंक्वायर्ड नॉर्दर्न लैंड्स ऑफ विजिगोथ्स, और ये सारे के सारे यहाँ से इन्वेजन्स हुए थे अलग अलग, ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन वॉज देयरफॉर रिवॉल्व्ड अराउंड द कंट्रोल ऑफ लैंड। अब यही जो कंट्रोल करना था लैंड का, उसी से ही सोशल इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे फ्यूडलिज्म ये बनना शुरू हुआ था। Christianity was the religion of land and as it was spread in almost whole Europe, और इस टाइम तक क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप का रिलीजन बन चुकी थी। चर्च वॉज नॉट ओनली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो पॉलिटिकल पावर। और चर्च सिर्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या प्रे करने की जगह नहीं रह गई थी, उसके पास भी बहुत सारी लैंड आती थी चर्च के अंदर भी। तो जिसके पास लैंड है उसके पास पावर है, तो इसलिए चर्च के पास पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी बहुत अच्छी पावर हो गई थी। द चर्च वॉज अ मेजर लैंड होल्डर इन यूरोप। अर्ली हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, अब ये अगर हम देखें 400 से शुरू होके फ्रांस का, क्लोविस बिकेम द किंग ऑफ फ्रैंक्स। ये जो फ्रैंक्स ट्राइब थी इनका राजा क्लोविस बना, एंड क्लोविस एंड द फ्रैंक्स बिकेम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न गॉल, और उन्होंने 486 तक गॉल, नॉर्दर्न गॉल है उसको जीता और वहां पे अपने पैर जमाए। क्लोविस एंड द फ्रैंक्स कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। 496 में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था क्लोविस और फ्रैंक्स ने। चार्ल्स मार्टेल बिकेम मेयर ऑफ द पैलेस। उसके बाद क्लोविस के बाद चार्ल्स मार्टेल आए जो पैलेस के वहां के मेयर बन गए थे। और Martel's son Pepin deposes the Frankish ruler, became king and establishes a dynasty. Wars of conquest were double the size of his kingdom. मार्टेल के जो सन थे पेपिन, उन्होंने खुद को राजा बनाकर डायनेस्टी की स्थापना कर दी, मतलब पूरा डायनेस्टी अब चलेगा, उसके बाद उसका बेटा चलता जाएगा। और अपने किंगडम को डबल करने के लिए, अब तक ये सिर्फ नॉर्दर्न फ्रांस थे, अपना किंगडम को पूरा फ्रेंच तक जाने के लिए उन्हें कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दिया अपने लैंड को बढ़ाने के लिए। 768 में पेपिन सक्सीडेड बाय हिज सन शार्लमेन, जिसकी हम बात कर रहे थे, शार्लमेन चार्ल्स द ग्रेट। उन्होंने पोप ने 800 में इन्हें होली रोमन एम्पायर की उपाधि दी। ठीक है, और उसके बाद से ये फ्रांस नाम से पूरा का पूरा अच्छा एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था तभी से। मीनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, अब ये जो लैंड जीता, एक जगह से इन्वेशंस हुए, ये सब होने के बाद इसमें से फ्यूडलिज्म कैसे इमर्ज होके निकल के आए, ये 3 ऑर्डर्स बने कैसे। द टर्म फ्यूडलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड फ्यूड विच मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। ये जो वर्ड था शुरू से ही, जब से फ्यूडलिज्म बना था 8th सेंचुरी से 7th सेंचुरी से, तब से ये वर्ड नहीं था फ्यूडलिज्म, ये बाद में हिस्टोरियंस ने नाम दिया। ये नाम क्यों दिया? जर्मन वर्ड है फ्यूड, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था ये लैंड को लेकर ही था। राजा नोबल्स को लैंड देगा, उसके बदले में उनसे पैसे लेगा और नाइट्स लेगा, वैसे ही नोबल नीचे अपने जो नाइट्स है उनको अपने लैंड में से एक पीस इनको दे देगा, वो बदले में उनको प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस देंगे। तो ये सारा लैंड का चक्कर है, लैंड के मतलब बदले सर्विसेज मिल रही हैं, तो इसलिए फ्यूडलिज्म इसका नाम रखा गया। इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मेडिवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड इटली। ये फ्यूडलिज्म जो थी ये एक सोसाइटी का प्रकार थी जो मेडिवल फ्रांस में, और फ्रांस के बाद शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस से हुई थी इस सिस्टम की, और उसके बाद इंग्लैंड और इटली में, और उसके बाद पूरे यूरोप में फैलती चली गई थी। फ्यूडलिज्म वाज अ सिस्टम दैट सेंटर्ड अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर्स।
फ्यूडलिज्म, ये सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है, अच्छे से समझिए। फ्यूडलिज्म एक सिस्टम है जो लैंड से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उनके सारे सिद्धांतों के आसपास घूमता रहता है। लैंड के बदले सर्विसेज, लैंड के बदले मिलिट्री प्रोटेक्शन, लैंड के बदले नाइट्स, ठीक है, ये सारी सारी चीजें हैं लैंड के बदले में मिल रही हैं सबको। Historians use the term feudalism to describe the economic, legal, political and social relationships that existed in Europe in the medieval era. अब ये जो feudalism है ये इकोनॉमी, ये जो सिस्टम है ये इकोनॉमी को कैसे इंक्लूड करता है अपने अंदर, लीगल चीज़ों को, लीगल जो केसेस होते हैं उनको कैसे इंक्लूड करता है, पॉलिटिक्स को कैसे करता है, सोशल रिलेशनशिप्स को कैसे करता है, ये हम धीरे धीरे जब हम अभी समझेंगे ना फ्यूडलिज्म को, वो आगे आगे वो उसको समझ में आते चले जाएंगे। सारे फैक्ट्स को कैसे इंक्लूड करता है अपने अंदर ही। फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप, इसके फीचर्स क्या थे फ्यूडलिज्म के? द रूट्स ऑफ फ्यूडलिज्म कैन बी ट्रेस बैक टू द प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्टेड इन रोमन एम्पायर। अब इसी तरीके से रोमन एम्पायर में होता था, उन्होंने अपने प्रोविंस डिवाइड किए हुए थे और अपने वहीं पे राजा अपने अपने गवर्नर्स स्टैब्लिश किए हुए थे और गवर्नर्स उस एरिया का ध्यान रखते थे और बदले में उनको राजा को कर वगैरह देते रहते। तो थोड़ा बहुत वहीं से इस फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई थी रोमन एम्पायर से, ठीक है। फ्यूडलिज्म बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्रेंच किंग शार्लेमेन। शार्लेमेन के जो फ्रेंच किंग था जिसको पोप ने उपाधि दी थी होली रोमन एम्पायर की। ये मैं वर्ड बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स तो ठीक हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वर्ड्स और ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए एमसीक्यू आती रहती हैं, ठीक है। फ्यूडलिज्म बिकेम एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्रेंच किंग शार्लेमेन। इनके टाइम में ये जो फ्यूडलिज्म है ये पूरा स्टैब्लिश्ड सिस्टम बन गया था, ठीक है। इट वाज सेड टू बी इमर्ज्ड लेटर एंड स्प्रेड इन होल यूरोप। फ्यूडलिज्म रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन which was based on the relationship between lords and peasants. मेन इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था। लैंड पे क्या होगा, सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, उसी का लेन देन होगा। कैसे होता था ये? किंग है, नॉबल्स है, नाइट्स है, वेसल्स है, पीजेंट्स है। अब ये यहाँ पर जो नॉबल्स भी आते थे और चर्च वगैरह और क्लर्जी वगैरह भी आते थे सब, लेकिन क्लर्जी क्या है, किंग को कुछ नहीं देते थे। तो अगर देने का बात है तो ये वाला स्ट्रक्चर में से इसको पोप और क्लर्जी इनको हटा दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ नॉबल्स आते हैं, ठीक है। लेने के बदले में वापस क्या दिया जा रहा है? किंग नॉबल्स को लैंड देता है और ये लैंड इतनी बड़ी होती थी जैसे पूरा गांव होता है, एक बहुत बड़ा गांव या शहर होता है, इतनी बड़ी लैंड होती थी। नॉबल को दिया, नॉबल्स ने बदले में क्या दिया? मनी, मतलब प्रोडक्शन या फिर मनी जो उन्होंने वहां से अपने लैंड से किया है प्रोड्यूस। और नाइट्स भी देते थे कि जब किंग को लड़ाई करने की जरूरत होती थी तो उसके नाइट्स भी उनको प्रोवाइड करते थे ये सारे नॉबल्स अपनी अपनी लैंड से। नॉबल्स नाइट्स को क्या देते थे? सी ये नाइट्स भी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो नाइट्स एकदम से नहीं आए थे, ये अलग, पहले ये पीजेंट्स में से ही जब जरूरत होती थी तो इनमें से यंग लोगों को नॉबल्स उठा के किसी को भी सीधा नाइट के किंग के पास भेज देते थे। लेकिन जब अच्छे से मिलिट्री स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी धीरे धीरे, तब ये नाइट्स एक अलग से ग्रुप आया और उसको अलग से फिर नॉबल्स ने लैंड देना शुरू किया, ठीक है, ताकि वो अपना कुछ समय मिलिट्री ट्रेनिंग में भी बिता सके, क्योंकि पीजेंट्स तो सारा खेत पे काम करते थे। अगर उन्हीं में से वे खेत पे ही काम करते रहेंगे तो अपनी जो लड़ने की क्षमताएं हैं वो कैसे ठीक करेंगे? तो मतलब किंग के पास जो आर्मी होगी वो अनट्रेंड होगी। तो बाद में ये नाइट्स आए और इन्होंने, नोबल्स ने नाइट्स को अपनी जमीन में से और एक हिस्सा दिया लैंड का, जिसे फीफ कहते थे। और ये जो फीफ थे लैंड पे जो रहते थे नाइट्स इन वेसल्स, ये बदले में नोबल्स को फिर क्या देते थे? अपनी प्रोटेक्शन। एक तो उनको प्रोटेक्ट करते थे, दूसरा में अपनी मिलिट्री सर्विस देते थे बदले में, ठीक है। अपनी लैंड पर से इन्हें कुछ नहीं देना पड़ता था, बस इनकी खुद की जमीन पे ये पीजेंट्स जो नाइट्स होते थे इन्हीं की जमीन पे पीजेंट्स उगा के इनको दे देते थे। इनकी नाइट की जमीन पे भी पीजेंट्स को ही काम करना पड़ता था। तो नाइट्स बदले में इनको नोबल्स को क्या देते थे? मिलिट्री सर्विस, ठीक है। अब ये नाइट्स तो नहीं देते थे, लेकिन नोबल्स फिर इन पीजेंट्स को और नाइट्स को दोनों को लैंड देते थे। तो यहाँ से लैंड और प्रोटेक्शन पीजेंट्स को मिलती थी। लैंड कहाँ से मिलती थी? नोबल से। और प्रोटेक्शन किससे मिलती थी? नाइट्स से। तो पीसेंट्स बदले में क्या देते थे? नाइट्स को क्या देते थे? उनकी
इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं पीजेंट्स को अगर नाइट्स, तो बदले में उनकी लैंड पे उगा के उनको दे देते थे, मतलब उनके लिए उनकी लैंड पे काम कर देते थे। और सेम नोबल्स के लिए भी अपना उनको फूड भी देते थे और सर्विस भी देते थे सारी की सारी, मतलब नोबल्स को अपना कुछ करना नहीं पड़ता था, उनका काम भी करते थे, उनकी सेवाएं, अपनी सारी सेवाएं उनको देते थे, उनको जो भी चाहिए होता था। और साथ में उनके खेतों पर भी काम करते थे, मतलब कुछ अगर पीजेंट्स फ्री भी होते थे, अनफ्री भी होते थे। तो अनफ्री होते थे वो सिर्फ नोबल्स के लिए काम करते थे, और जो फ्री होते थे उनके पास अपने घर और थोड़ी बहुत जमीन होती थी जिसपे वो खुद का सब्जी वगैरह उगा के खा लेते थे। और अपनी जमीन के साथ साथ इनको नोबल्स की जमीन पे भी काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारा जमीन का चक्कर ऐसे गोल गोल घूमता चला जाता है फ्यूडल पिरामिड का। इसको हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे, ये भी सेम इसी तरीके से, जब आगे हम वेसलेज मिलिट्री सॉरी थ्री ऑर्डर्स को और करेंगे, इसको स्ट्रक्चर को और थोड़ा डिटेल में बाद में देखते हैं। पीजेंट्स कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड एंड वर्कड ऑन द लैंड्स ऑफ द लॉर्ड्स आल्सो। अब ये पीजेंट्स सबसे नीचे फ्यूडलिज्म में क्या होते थे, अपनी लैंड भी कल्टिवेट करते थे, और जो लॉर्ड्स हैं, अब लॉर्ड्स कौन होते थे, नाइट्स भी उनके लिए लॉर्ड्स होते हैं। लॉर्ड वर्ड क्या होता है, भगवान के लिए, गॉड के लिए। तो जो अपर क्लास है, मतलब पीजेंट्स के लिए जो बाकी के ऊपर तीन हैं, नाइट्स हैं, नोबल्स हैं, क्लर्जी हैं, किंग है, इनके लिए वे सारे लॉर्ड है। वैसे नाइट्स के लिए क्या है, नोबल्स और जो उससे ऊपर है वे सारे उसके लिए लॉर्ड है, मतलब अपने से जो ऊपर है उसको लॉर्ड की उपाधि, मतलब उसको इतना इसको जो अपने से ऊपर है हायरार्की में, उसको उतना ही ज्यादा इज्जत भी देना है भगवान की तरह, उसकी सेवा भी उसी तरीके से करनी है। ठीक है, तो पीजेंट्स अपनी खुद की लैंड भी कल्टीवेट करते थे और अपने लॉर्ड्स की भी, यानी कि नाइट्स की भी और नोबल्स की भी कल्टीवेट करते थे इन ल्यू ऑफ लेबर सर्विस। और इस सर्विस के बदले में पीजेंट्स को क्या मिलता था, पीजेंट्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन मिल जाती थी लॉर्ड्स से। ठीक है, द लॉर्ड्स ऑल्सो डिसाइडेड द जुडिशियल मैटर्स ऑफ द पीजेंट्स। अब ये जो फ्यूडलिज्म है ये कैसे सिर्फ पॉलिटिकल या लैंड के अलावा लीगल चीजों को कैसे इंक्लूड करता था, कि जो लॉर्ड्स होते थे ना, ये पीजेंट्स के मैटर, जो जुडिशियल मैटर्स हैं वो भी यही लोग सुनते थे, सीधा राजा के पास नहीं जाना होता था। अगर इनके आपस में कोई भी चीजें हैं, लीगल चीजें हैं आपस में, पीजेंट्स के आपस में लेके, तो उनका निपटारा कौन करेगा, उनके लॉर्ड करेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। Therefore that lord was all in all proprietors of lands and peasants fortune। तो ये जो लॉर्ड था वो उनकी सारी, सो इवन उनको ये भी चीजें होती थी कि लॉर्ड ही डिसाइड करता था कि उनको जो पीजेंट्स हैं वो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, किससे करेंगे, और क्या खाएंगे, क्या पैदा करके खाएंगे, क्या उनको कितना भूमि मिलना है, कितने पे वो खुद पे काम कर सकते हैं, कितना समय उनको हमारे लिए काम करना है, कितना अपने लिए काम कर रहे हैं, आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो कैसे सुलझाव उनका करवाना है, सब कुछ। तो इसीलिए वो उनके लॉर्ड थे, यानी कि सब कुछ अन्नदाता है उनका, हर कुछ डिसाइड करते हैं। तो लॉर्ड इन पीजेंट्स के लिए सब कुछ हो जाते थे, भगवान हो जाते थे, उनके भाग्य विधाता हो जाते थे। दस बिसाइड्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ही फ्यूडलिज्म में नहीं थे, ये पॉलिटिक्स और सोशल सारी चीजों को इंक्लूड करते थे। ठीक है, तो हम जो ये थ्री ऑर्डर्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका बेस हम यहाँ पर खत्म करके जाते हैं। थ्री ऑर्डर्स फिर ये क्या होते थे, किंग सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद टीनेज इन चीफ, इसमें नोबल्स भी आते थे और क्लर्जी भी आता था, और उसके बाद नाइट्स आते हैं, फिर उसके बाद सबसे नीचे पीजेंट्स आ जाते थे। तो ये जो ऑर्डर था ये कैसे, इनके बारे में लोगों का कुछ प्रीस का क्या कहना था, तो फ्रेंच प्रीस वर ऑफ द व्यू दैट पीपल वर पार्ट ऑफ वन ऑफ थ्री ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन। तो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो इंसान होता है इन तीनों में से किसी एक ऑर्डर का पार्ट उसे बनना ही पड़ता है। अ बिशप quoted that here below some pray, others fight, others still work। कुछ का काम है प्रे करना, कुछ का काम है फाइट करना, और बाकी जो सारे बचते हैं उनका काम है सिर्फ काम करना। So the three orders of society were generally the clergy, the nobility and the peasantry। अब क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री क्यों इसमें नाइट्स क्यों नहीं है, क्योंकि पीजेंट्स में से ही बाद में ये नाइट्स उभर के बाद में आया था। ठीक है, in the 12th century, Abbess Hildegard of Bingen wrote, who would think of herding his entire cattle in one stable, cows, donkeys, sheep, goats, without difference?
there it is necessary to establish difference among human beings so that they don't destroy each other. God makes distinction among his flock in heaven as on earth. All are loved by him, yet there is no equality among them. अब ये जो कहते हैं एबेज हिल्डेगार्ड लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं कि कोई भी इंसान है, उसके पास ही इतने सारे कैटल्स हैं, काउज है, डंकी, शीप, गोट, तो क्या वो सबको एक ही तरीके से ट्रीट कर सकता है, एक ही काम करवा सकता है, एक ही तरीके से रख सकता है, एक ही चीज खिला सकता है? नहीं ना, उनके बीच में डिफरेंस है ही है। वैसे ही इंसान के अंदर भी डिफरेंस है ही। भगवान सबको बराबर प्यार करता है, इंसान अपने सारे कैटल्स को बराबर प्यार करता है, वैसे भगवान भी सब इंसानों को बराबर ही प्यार करता है। लेकिन उससे भगवान ने ही ये जो डिस्टिंक्शन है या इनइक्वालिटी रखी है, ये उसने इसीलिए रखी है ताकि इंसान आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना कर दे, एक दूसरे की अपने से हायर, उसकी जो हायर है उससे ऊपर, उसकी वो रिस्पेक्ट करे, उसे डिस्ट्रॉय ना करे। तो ये इनइक्वालिटी या फिर ये डिस्टिंक्शंस भगवान ने खुद ही बनाए हैं हेवन में भी, और वहीं से बना के उन्होंने अर्थ पे भेजी है। ऑल आर लव्ड बाय हिम येट देयर इज नो इक्वालिटी अमंग देम। बराबर प्यार करता है सबको, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं रखता है, इक्वालिटी उनके बीच में नहीं है। ये इस तर्क को देते हैं कि ये 3 ऑर्डर्स होना क्यों जरूरी है, ऐसा वो इसके लिए तर्क देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का यहीं पर खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट इनको हम समझना शुरू करेंगे 3 ऑर्डर्स को नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट पार्ट को यहीं पे खत्म करते हुए मैं जाने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर आप इसमें से कुछ नहीं समझ में आता तो सब कुछ आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं की है तो। और अगर मैंने कुछ गलती की है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरी वीडियोस और मेरा पीपीटी बनाने का तरीका, मेरी मेहनत आपको पसंद आती तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको टिंग की सॉन्ग आवाज से पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्ते।